तरीका है ना, जो नोटेशंस यूज हो रहे हैं, नोटेशंस आपको अलग दिखेंगे, नोटेशन से आप कंफ्यूज मत होना, या फिर अगर आपको यही नोटेशन बोला अगर तो वही नोटेशन कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छी बात ये रहेगी कि भाई आप S1 S2 S3 A1 A2 इस तरीके से नोटेशन यही लिखें। अब वो पुराने नोट्स में Y1 Y2 करके लिखता है, उसमें क्या बोलते हैं जो अपनी टेबल बनती है, अब वो पता नहीं वो कांति स्वरूप की बुक में ऐसे ही करा है, जबकि जो मतलब शर्मा की बुक है या कोई दूसरे एस ताहा और जो बाकी भी मतलब राइटर्स हैं उनकी बुक्स में वो मतलब S1 S2 यही चीज लिखता है, Y1 Y2 नहीं लिखता, यही लिखता है बस जो कांति स्वरूप है, और हम लोगों ने उसी से पढ़े हैं इसलिए हम लोग में भी वही लिखे हैं। बाकी मैं जो बाद में जब पढ़ाया भी हूँ या फिर जब भी अभी जैसे आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं भी प्रेफर नहीं करता, मैं भी वो X1 X2 S1 S2 S3 A1 A2 इस तरीके से मैं भी वही नोटेशन प्रेफर करता हूँ, वो ज्यादा क्लियर समझ में आता है वहां से देख के कि हाँ भाई चलो ये एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है, ये कौन सा वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आपने क्वेश्चंस देख ही लिए होंगे। अच्छा एक चीज है, जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन मिले होंगे आपको जिसमें ये दिखा होगा कि जो अपन निकालते हैं मोस्ट नेगेटिव तो वो वेरिएबल जो है वो एंटर करता है बेसिस में। अब लीव कौन करेगा, तो लीव करने के लिए अपन ये चेक करते हैं कि अपन मिनिमम रेशियो निकालते हैं, और मिनिमम रेशियो भी जो निकलता है उसमें भी आप ये देखते हो कि वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव। कुछ मैंने आपको सेंड भी करा था क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा दिखा होगा उसमें जिसमें एंटर करने वाला बेसिस तो मिल गया, यानी कौन बेसिस पे एंटर करेगा वेरिएबल ये तो मिल गया होगा, लेकिन जब मिनिमम रेशियो निकालते हैं तो उस कॉलम में पूरे के पूरे नेगेटिव रहे होंगे, तो मिनिमम रेशियो निकलेच नहीं होगा, तो वहां पे बोल देते हैं कि सॉल्यूशन आपका अनबाउंडेड होगा। ठीक है, अनबाउंडेड होगा ना, जो सॉल्यूशन मिलेगा तो वो सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला आपको, ये है उसमें कि सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। तो जो मैट्रिक्स मेथड, सॉरी सबसे पहले जो अपन ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं ना, तो ग्राफिकल मेथड में पढ़ने को मिलता है ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, बाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये होता है एक्चुअल में, आपको मोटे तौर पर समझा दे रहा हूँ, हालांकि ग्राफिकल मेथड भी बाद में आपको बताऊंगा तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जब ये होता है ना ग्राफिकल मेथड क्या होती है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझा दे रहा हूँ, है ना, उसी के थ्रू आपको बाउंडेड अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, जो कांस्टेंट दिए, सपोज ये कांस्टेंट दे दिए, सपोज 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, फिर x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 2, और दे दिए सपोज x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सपोज समझाने के लिए बता दे रहा हूं मैं, जैसे ये तीन कांस्टेंट दिए हैं। तो जो ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड ये बोलती है कि आप ये तीन जो आपके ये बन रहे हैं तो इनके लिए आप ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करो, अगर आप देखोगे तो ये सबके सब आपको लाइन दिखेंगी, x1 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, मतलब ये लाइन बनेगी x1 अपॉन 1/2 प्लस x2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, ये एक लाइन बन रही है आपकी। जो x1 एक्सिस, अगर x और y दो एक्सिस होती हैं तो x1 x2 बोलो में दो वेरिएबल हैं, तो एक x1 एक्सिस एक x2 एक्सिस, x1 एक्सिस में 1/2 का इंटरसेप्शन हो रहा है, x2 एक्सिस पे 1 का हो रहा है, ऐसे ये। अगर इसको अभी तो लेस देन इक्वल्स टू है, सपोज मैं इक्वल मान के चलूं तो ये बनती लाइन x1/2 प्लस x2/2, और ये इक्वल्स टू 1 होता लाइन के थ्रू, अब चलो ऐसा लिख दे रहा हूं मैं लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये बनती x1 अपॉन 1 प्लस x2 अपॉन 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर लाइन होती तो इक्वल्स टू 1 बनता। फिर इसका आप ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो तो इसका ग्राफ प्लॉट होता है ऐसा। ठीक है, ये x1 एक्सिस और ये हो गई आपकी x2 एक्सिस। ये अब इसकी लाइन जो बन रही है इनको एज अ लाइन आप समझो, है ना, लेस देन ग्रेटर देन ना मान के आप इक्वल मान के चलो अगर, तो जैसे पहली लाइन दिख रही है x1/1/2 है, ये मतलब x1 जैसे अब यहाँ पे ये 1 है ये 2 है ऐसा, जैसे तो ग्राफ में ही बनता पूरा, है ना, तो पूरा ग्राफ में बनेगा आपका जो बनते हैं ये ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन। तो ये x1/1/2 यानी x1 जो बन रहा है ये एक्सिस में हाफ इंटरसेप्शन और x2 पे 1 इंटरसेप्शन, तो लाइन जो बनेगी आपकी सपोज इस टाइप से लाइन बनेगी, ऐसी ऐसी लाइन बनती पूरी, ये है ना। अब तो ऐसे समझा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसी कुछ लाइन बन जाती, ज्यादा अच्छे से बनेगी जब, तो ये लाइन ये बनती और बराबर बने तो ठीक है। अब लाइन कौन सी, x1/2 x2/2, तो x1 पे भी ये 2 है और x2 पे ये 2 है ना, तो ये इतना इंटरसेप्शन, तो ये लाइन आपकी जैसी भी बनती ये ऐसी लाइन बनती, हो सकता है यहाँ पे जाकर इंटरसेप्ट भी करे ये, तो ऐसी लाइन ये बन जाती है। अच्छा, और आपको क्या बोल रहा है वो बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इस लाइन के नीचे का एरिया रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू बोल रहा है ना, ये जो लाइन बनी ना ये वाली लाइन ऐसी, इस लाइन के नीचे का एरिया लेस देन है क्योंकि, तो ऐसा देखते हैं कि इस लाइन के नीचे का एरिया दिखा जाएगा। फिर यही वाला आखिरी x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, x1 पे 1 और x2 पे हाफ,
तो ऐसी कोई लाइन बनेगी, ऐसी कोई लाइन, ऐसी ऐसी समथिंग कोई लाइन बनेगी, ये तीसरी लाइन। और ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इस लाइन के ऊपर का एरिया, इस लाइन के ऊपर का एरिया। तो क्या होता क्या है, ये ग्राफिकल मेथड भी जो है या ये, तो अपन ये देखते हैं कि अब ये जो तीनों कांस्टेंट हुए, इन तीनों कांस्टेंट से जो बाउंडेड एरिया दिखेगा, इन सब, ये एक लाइन, ये लाइन, यानी जितने भी कांस्टेंट हुए ना, इन सब से जो बाउंडेड एरिया दिखेगा, और बाउंडेड एरिया में भी आप देखो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं कि मान लो यहां पे इंटरसेक्ट होता, एक पॉइंट ये दिख रहा है और एक पॉइंट सपोज ये दिख रहा है, तो ऐसे ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट से जो बाउंडेड एरिया दिखेगा ना, तो जो भी आपका आंसर आएगा, तो आंसर जो आता है ना, इन्हीं पॉइंट्स पे आता है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये इन्हीं को बोलता है फीजिबल सॉल्यूशन। ये सब फीजिबल सॉल्यूशन बनेंगे, ये तो अंदर का जो एरिया बन रहा है बाउंडेड है, और ये पूरे के पूरे आपके 3 पॉइंट, जो आंसर होता है मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी क्वेश्चन में आपको पूछेगा, वो इन्हीं पॉइंट्स पे चेक होता है। इन पॉइंट्स पे निकालो कि वैल्यू कितनी मिल रही है, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, जितने भी पॉइंट आपके इंटरसेक्शन बन रहे हैं, जैसे बंद आकृति बनती है, ये तो मैंने मन से बनाया होगा एक एग्जाम्पल। तो जो बंद आकृति बन रही है ना, और फिर सॉल्यूशन आपका उन पॉइंट्स में से देखो कहां पे मैक्सिमम बोल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम बोल रहे तो मिनिमम वैल्यू। लेकिन कई बार ये भी होता है कि बंद आकृति मिलती च नहीं, मतलब अगर ऐसा बनता है कि आध लाइन नीचे होती और आपको ये वाली लाइन होती च नहीं, सपोज ये वाली लाइन, ये लाइन होती च नहीं ऊपर वाली, ऐसी दिस। अब तो आपको देखो ये बंद आकृति बने नहीं रही है आपको, कि ऐसा पूरा बंद वो बने, तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है, तो बोले मान लो इस लाइन के ऊपर का सॉल्यूशन बोलते हो ऐसा करके, ऐसा, तो आपको बंद आकृति मिलती नहीं, बाउंडेड सॉल्यूशन मिलते थी, तो उस केस में बोलते हैं कि सॉल्यूशन आपको क्या है, अनबाउंडेड है। वो ग्राफिकल मेथड जब आप पढ़ोगे ना, बहुत आसान मेथड है, सिंपल, उसमें ये ग्राफ प्लॉट है, लाइन बनाना पड़ता है, और लाइन बना के देखो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बंद आकृति बनेगी। बंद आकृति बनेगी तो जो जिन इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन पॉइंट्स पे ही आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, वो पॉइंट्स पे चेक करते हैं। और अगर बंद आकृति बन ही नहीं रही है, तो बंद आकृति बन ही नहीं रही, मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो वही जो आपने लिखे हो ना वहां पे, तो वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन और बन जाते हैं उसमें बिग एम मेथड में, जो कि मैंने आपको सेंड करा था। ठीक, अब इसके बाद हम जल्दी से अगली मेथड पे अपन बात करते हैं। ये जब भी ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे अपन, तो आपको वैसे खुद भी पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने आपको समझाया ना अभी, यही सब है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, वो ग्राफ ही बनाना पड़ता है कुल मिला के, और उसके बेसिस पे फिर वो पॉइंट पॉइंट निकालो, समझ में आपको आ भी जाएगा। अगर आप खुद भी जो पीडीएफ आपके पास में होगा बुक का, उससे भी पढ़ोगे ना, तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगली मेथड में आपको बता रहा हूं। ये मेथड का नाम है टू फेज मेथड। टू फेज मेथड, यानी इसमें 2 चरण होते हैं, 2 फेज होते हैं। किस तरीके की मेथड है, इसमें भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज किया जाता है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपका जो सिलेबस दिया है, ये शायद तीसरी यूनिट है ना। पहली जो यूनिट, तो आपको पहली यूनिट तो पूरी मतलब थियोरटिकल है, जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट भी थियोरटिकल है, और उसमें आखिरी में जाके शायद ग्राफिकल मेथड की बात हुई है। और जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट में ये सब पढ़ रहे थे अपन, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, टू फेज मेथड। तो ये तीनों मेथड के साथ आपकी ये पूरी यूनिट है, तो 2 यूनिट तो पूरी आपकी थियोरटिकल है, तो वो तो आप थ्योरी पढ़ ही लोगे, उसमें कोई बहुत भारी थ्योरी भी नहीं है, आसान है। और थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएंगे उसके, राइट द लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, ऐसा क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने भी पढ़े, हम लोग को ऐसे क्वेश्चन आता था। राइट विच आर द मॉडल्स वी यूज इन ऑपरेशन रिसर्च, कौन कौन से मॉडल होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडल एक्सप्लेन करो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो वो 2 यूनिट तो आपको ऐसी हो जाएगी, और एक ग्राफिकल का क्वेश्चन जरूर आएगा। ग्राफिकल मेथड अगर आपको दिए सेकंड यूनिट में, तो ग्राफिकल का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और आसान क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। फिर जो तीसरी यूनिट है, जिसमें ये सब मेथड अपन पढ़ रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, टू फेज मेथड, तो सिंप्लेक्स अपन ने समझ लिए, उसमें डीजनरेशन है, टाई वाले क्वेश्चन भी देख लिए। फिर नेक्स्ट बिग एम मेथड, बिग एम मेथड भी अपन ने देख लिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज किया जाता है। और अब तीसरी मेथड है टू फेज मेथड, ये भी अच्छी मेथड है, लेकिन ये भी काफी कुछ बिग एम जैसी ही है, लेकिन एम नहीं होता, यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग होता है। समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए इस मेथड का कि सॉल्व कैसे होता है। ये मेथड भी थोड़ी बड़ी मेथड है। तो देखो, जैसे आपकी बिग एम मेथड थी ना, वैसे ही टू फेज मेथड भी है। जैसे वहां पे आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते थे, यहाँ पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। कहां पे इंट्रोड्यूस होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल, ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, या फिर जिनमें इक्वल्स टू है। अब अंतर क्या है इसमें, इस मेथड में ये अंतर है कि जैसे बिग एम मेथड में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट कितनी देते थे, -m।
ये कॉस्ट दे थे आप, कॉस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब आप लिखोगे उस वेरिएबल को तो उसका कोफिशिएंट, तो वहां पे माइनस एम देते थे। इस मेथड में क्या करता है, इस मेथड में दो फेज में सॉल्यूशन किया जाता है। पहले फेज में जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल रहेगा उसकी कॉस्ट, जैसे ये माइनस एम देता है ना, ये जो मेथड है टू फेज मेथड, उसमें बोलता है कॉस्ट माइनस एम ना देके कॉस्ट दी जाएगी -1, और बाकी पूरे वेरिएबल्स को कॉस्ट कितना देगा, 0। समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाते चलता हूं ताकि टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और जितना हो सके उतना आपको समझ में आ भी जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक एग्जांपल में लिख रहा हूं कि क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर दिया रहेगा है ना, पेपर में जब भी आएगा कि सॉल्व बाय टू फेज मेथड या बिग एम मेथड या सिंप्लेक्स मेथड, या कुछ नहीं दे रहा है तो आप अपने मन से कर सकते हो। तो सपोज ये क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3, और कॉन्स्टेंट्स हैं 2x1 प्लस x2 माइनस 6x3 इक्वल्स टू 20, 6x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3 लेस देन इक्वल्स टू 76, and 8x1 minus 3x2 plus 6x3 less than equals to 50। ठीक है, where x1 x2 x3 greater than equals to 0। ये क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है साफ साफ टू फेज मेथड से सॉल्व करो। यही क्वेश्चन आपको चाहे तो वो बिग एम से भी सॉल्व करवा सकता है, यही क्वेश्चन वो चाहे तो सिंप्लेक्स से भी सॉल्व करवा सकता है। ये बोल रहा है कि टू फेज से करो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या देखते हो आप, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, वो प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं है, वो प्रोसीजर हर क्वेश्चन में रहेगा। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, अच्छी बात है, ये सबके सब पॉजिटिव है, अच्छी बात है। अब देखो स्लैक या सरप्लस, तो यहाँ पे लेस देन इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में आपको स्लैक वेरिएबल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो S1 S2 इन दोनों में ऐड हो जाएंगे और इसमें ऐड होगा आपका A1। ठीक है, तो आपका ये कन्वर्ट होके कैसे बनेगा, ये कन्वर्ट होके आपको बनेगा ये प्लस A1 इक्वल टू कितना था ये 20, ये लेस देन इक्वल टू 76 है, तो ये होगा प्लस में S1 इक्वल टू 76 और ये लेस देन इक्वल टू 63 और सॉरी 6 इंटू x3 लेस देन इक्वल टू 50 है, तो ये हो जाएगा प्लस S2 इक्वल टू 50। ठीक है, तो आपने स्लैक वेरिएबल, दो स्लैक वेरिएबल लगे हैं S1 S2 और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लगा है A1। आप जानते हो आर्टिफिशियल वेरिएबल सिर्फ किसमें लगते हैं, जहां पे इक्वल है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वहां पे। अब यहाँ पे है ही नहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो कोई बात ही नहीं है। ये इतना हो गया। अब क्या होता है देखो, अब आप याद करो बिग एम मेथड। बिग एम मेथड में ये बोलता था कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करे हो ना, उसकी कॉस्ट आप लोगे -m। और जो टू फेज मेथड है इसमें प्रोसीजर ये होता है कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लोगे इसकी कॉस्ट लोगे -1। और एक बात और एक्स्ट्रा बोल रहा है, क्या, बिग एम में तो बाकी कॉस्ट एज इट इज रहती थी, कॉस्ट यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये बाकी कॉस्ट एज इट इज रहती थी, उसमें कोई अंतर नहीं होता था। लेकिन यहां पे अलग होता है, ये जो टू फेज मेथड है ना, इसमें बोलेगा कि सिर्फ अब आप आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट लोगे -1 और बाकी जितने भी वेरिएबल है सबकी कॉस्ट लोगे आप 0। ठीक है, तो ये ध्यान ही रखने वाली बात बनती है कि इसी तरीके से सॉल्व होता है, हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ये पहला फेज होता है, तो पहले फेज में इस तरीके से सॉल्व किया जाता है और उसके बाद में टेबल पूरा सॉल्व होगा, जैसे सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व होती है ना वैसे ही। बस अंतर क्या है, क्वेश्चन ही चेंज कर देगा, क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देगा कि अब जब ये आपका नया क्वेश्चन बनेगा सब कुछ करने के बाद, तो नई चीज बनेगी, तो क्वेश्चन ये बनेगा मैक्सिमाइज, तो अब जेड ना होके जेड स्टार बोलेगा वो, मैक्सिमाइज जेड स्टार। तो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहा है, क्योंकि पुराना वाला जो था वो नहीं है, नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहा है। कैसे, सबकी कॉस्ट 0, 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3, साथ में स्लैक S1 S2, 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2, और अब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कौन है, A1, तो -A1। कहने का मतलब ये बनता है, डायरेक्ट अगर लिखूं मैं तो मैक्सिमाइज जेड स्टार इक्वल टू -A1 बनेगा। डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो लिखता है वो, बुक में डायरेक्ट लिखता है, बुक में ऐसा नहीं लिखते, बुक में डायरेक्ट लिखेगा ये कि बाकी सभी जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो बेसिक वेरिएबल्स गिवन है वो, और जो स्लैक या सरप्लस आपने इंट्रोड्यूस करे हो वो, सबकी कॉस्ट 0 रहेगी। बस जो आर्टिफिशियल है सिर्फ उसकी कॉस्ट मिलेगी, वो भी कितनी होगी, -1। अब अगर दो होते A1 A2 तो -A1 -A2 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इतना, इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि बाकी पूरे हो गए आपके 0। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए, अब ऐसे का क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, मैक्सिमाइज जेड स्टार इक्वल टू -A1,
अब क्या करो आप, वही पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो आपको निकालते आता है, a1 इक्वल टू 20 आएगा, s1 इक्वल टू 76 आएगा, s2 इक्वल टू 50 आएगा। अब क्या करेगा, जैसा आप सिंपलेक्स टेबल सॉल्व करते हो ना वैसे सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। क्वेश्चन ये है मैक्सिमाइज z स्टार इक्वल टू -a1, ये क्वेश्चन है। और ये आपके पूरे के पूरे जो दिए हुए हैं क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स वो इतने दिए। आप बेहतरीन टेबल भी बनाओ, है ना, मैं इस क्वेश्चन को बनाते भी चलता हूँ, समझाते भी चलता हूँ। तो ये आपका सी बी, फिर यहाँ पे आपका बेसिस, फिर एक्स बी के ऊपर सी जे, और अब पूरे वेरिएबल्स तो x1 x2 x3 s1 s2 और a1, और आखिरी में रेशियो जो रहता है इतना दिस, और ये रेशियो जो भी रहेगा। प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होना है, जैसे आप पहले सॉल्व करते थे सब कुछ वैसे ही सॉल्व होने वाला है। ठीक है, रखो आप बेसिस में कौन कौन मिल जाएंगे, इनिशियल का आपको पता है वेरिएबल्स को 0 0 मानते हैं वहां से, तो बेसिस में जाएगा a1 जिसकी वैल्यू मिलेगी 20, फिर तुम्हारा s1 जिसकी वैल्यू मिलेगी 76, और आखिरी में s3 जिसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 50 मिलेगी, s2 है ये, है ना। और कॉस्ट देखो आपको पता है कॉस्ट आपने सबकी कितनी लिए हो, 0 लिए हो, 0 0 0, सिर्फ a1 की कॉस्ट कितनी होगी -1। ठीक है, तो जैसा आपका ये चलता है प्रोसेस, बाकी सब कुछ सेम रहना है, बाकी में कोई अंतर नहीं होना, बस अंतर किसमें हो गया, क्वेश्चन ही चेंज कर दे रहा है ये। तो अभी आपको जब पीडीएफ सेंड करूंगा ना इसका मैं, तो उसमें सब लिखा रहेगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीडीएफ में सब लिखा रहेगा कि पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं, फिर आप बोलोगे कि इसकी जो कॉस्ट है इतनी ले लेंगे, तो लिखा रहेगा पूरा कि नाउ वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल कैपिटल A1 एंड वी, तो आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा इन द फर्स्ट कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख दोगे, बड़ा ये बन गया। बाद में बोल भी दोगे कि असाइन द कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल इज -1 टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस जो A1 आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे हो इसकी कॉस्ट -1 असाइन की जाएगी, वो सब लिखा रहेगा क्वेश्चन में, आप लिखोगे मतलब खुद उसको, जो पीडीएफ सेंड करूंगा तो लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, बस आप सॉल्व कैसे हो रहे हो उस चीज को समझ लेंगे इतना। अच्छा, A1 की कॉस्ट कितनी है -1, ये तो सबका सब कितना है 0 0। यहाँ पे पूरी आपकी टेबल बन जाएगी, जो टेबल बननी है, तो बोले 2 1 -6, अब S1 S2 दोनों नहीं है, 0 0, A1 की -1 +1, सॉरी ये +1। अब यहाँ पे दूसरे वाले में कितना है 6 5 10, और S1 आ गया है तो 1, S2 नहीं है, ये भी 1 भी नहीं है, फिर आखिरी में जाएगा 8 -3 6, S1 नहीं है 1 है, और ये कितना है, ये भी 0 है, इतना बन गया आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, इतना तो आपका हो गया, अब प्रोसेस सब कुछ पुरानी है, ठीक है ना। एक बात जरा यहाँ पे भी देखते चलते हैं, अब क्वेश्चन तुम्हारा जेड स्टार के लिए बना है ना, यहाँ पे ऐसा जेड स्टार भी निकालते चलते हैं अपन। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये इस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे ऐसा कर करके, है ना, कि -1 इंटू सी बी इंटू एक्स बी होता है ना, सी बी इंटू एक्स बी, तो -1 इंटू 20 तो -20, ये दोनों 0, तो जेड स्टार तो आपका -20 बना हुआ है अभी। अच्छा, अब क्या निकालोगे, डेल्टा जे या जेड जे माइनस सी जे, तो वो निकालो पूरा आप ये, तो -1 इंटू 2 तो -2, ये दोनों बाकी पूरे 0 होंगे, ये -2 मिल जाएगा, -1 ये 0 0 सबको 0 रहेगा तो ये मिलेगा -1, फिर ये आपका +6 और ये 0 रहेगा तो +6, फिर ये मिलेगा आपको 0 0 0, ये भी 0 0 0, -1 इंटू 1 +1, और फिर -1 +1 तो +2 मिलेगा ये, है ना, इतना मिल जाएगा -1, और फिर +1 0 मिलेगा ये भी। ठीक है, इस तरीके से इतना पूरा बन जाएगा। फिर आप क्या देखोगे, मोस्ट निगेटिव कौन है, मोस्ट निगेटिव -2, यानी ये एंटर करेगा, ये एंटर कौन, x1 एंटर करेगा, x1 एंटर करेगा तो लीव कौन करेगा, रेशियो निकालो, 10/2 10 आ गया, यानी ये निकलेगा रेशियो xb अपॉन x1, जो एंटर कर रहा है वो 10/2 10 आ गया, फिर 76/6, तो 76/6 तो मैं पूरा अगर सॉल्व ना भी करूं तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू आएगी 10 से तो बड़ी जाएगी ऑब्वियसली, है ना। अगर ये आपका 66 होता तो 11 आ जाता वैसे ही, तो ये तो वैसे आपको पता है कि 76/6 है, वैल्यू भी बड़ी जा रही है, 50/8 50/8 तो 8×48 होता है, तो ये वैल्यू आपको 6 के करीब आएगी, 6 पॉइंट समथिंग जो भी आएगी, पूरी निकाल लो आप तो अच्छी बात है, नहीं भी निकालोगे तो मुझे समझ में आ रहा है कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये वैल्यू सबसे छोटी आएगी, ये 10 आ रहा है ना, 12×6 = 72 होते तो 12 के ऊपर आ रहा है, और ये 6 आ रहा है, यानी ये सबसे छोटा है, यानी कौन लीव करेगा, आपका लीव करेगा कौन, S2 आपका लीव करेगा, तो ये एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है, 8 बन जाएगा आपका जो वो बनता है क्या बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट, तो 8 आपका लीडिंग एलिमेंट बन गया। ये प्रोसेस में तो कुछ आपको नया नहीं लग रहा है ना, आपको तो लग रहा है जैसा सॉल्व होता है वैसे सॉल्व हो रहा है, वैसा ही होना भी है, कोई अंतर नहीं होना है, बस अंतर कहां हो गया है,
क्वेश्चन ही चेंज करवा दिया उन्होंने, पहला फेज बोलते हैं उसको, पहला चरण चल रहा है ये फेज फर्स्ट में। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट -1 हो जाएगी, बाकी सबकी कॉस्ट लेकिन 0 हो जाएगी, ये अंतर आ जाता है। तो नया क्वेश्चन बन जा रहा है मैक्सिमाइज z स्टार इक्वल टू -a1। और अब आपको इस क्वेश्चन को जैसे आप सॉल्व करते हो ना सिंप्लेक्स मेथड में, वैसे ही पूरा पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, नया क्वेश्चन बन गया, सब कुछ ऐसा लिखा है। अब इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करो, कौन एंटर कर रहा है कौन लीव कर रहा है, फिर लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 बनाओ, जो भी है। तो कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये क्वेश्चन जैसे पीछे सॉल्व होता था ना, कब तक सॉल्व करते थे, जबकि ये डेल जे या जेड जे माइनस सी जे आपको पूरे के पूरे पॉजिटिव नहीं मिल जाते। तो पहले इस फेज में यही चलता रहेगा, यही नया क्वेश्चन बन गया, इसलिए तो ये क्वेश्चन बड़ा होता है, क्योंकि तो एक ही फेज चल रहा है। तो पहले इसी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो आप, है ना, प्रोसीजर जैसी चलती वैसी कर करके ये पूरा सॉल्व होगा। और मैं अभी अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा है ना, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको मेथड कि मेथड कैसे चलती है। तो ये पूरा सॉल्व होगा, क्योंकि इसके बाद में अभी कम से कम 2 स्टेप और चलाएगा ये, है ना, कि सॉल्व ही करा दूं लगे हाथ, थोड़ी वैल्यूज भी उठपटांगे ना ये। चलो तो अभी मैं चलो सॉल्व भी करवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कर ही दे रहा हूँ इसको। तो ये आपको इतना मिल जाएगा, देख ही लो इसको भैया काय के लिए, फिर टाइम जितना भी है। ठीक है, तो सॉल्व भी कर ले रहे हैं। इसके बाद में क्या करोगे आप, अब नेक्स्ट ये आपका S2 लीव कर रहा था और उसके प्लेस में X1 एंटर कर रहा है, तो अब कौन बनेगा ये A1 S1 और S2 के प्लेस में जाएगा X1। X1 की कॉस्ट 0 है, S1 की कॉस्ट 0 है, A1 की कॉस्ट -1 है। अच्छा, अब ये 8 है तो लीडिंग एलिमेंट, तो पूरे में आप 8 का भाग दोगे और फिर चाहोगे इस 8 में जो 1 बन गया इसका यूज करके ऊपर के दोनों 0 बनाओ। प्रोसीजर आप जानते हो, 50/8 आएगा, 50/8 मतलब ये मिल जाएगा 25/4, कटपिट होके ये 1 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -3/8, ये मिल जाएगा 6/8। 6/8 यानी कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 3/4, ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप इस 1 का यूज करके इसको भी 0 बनाओगे 6 को, और ये 2 को भी 0 बनाओगे। कैसे बनाओगे, -6 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे। अब तुमको भी दिख रहा है 25/4 है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, और वो भी 76 में से माइनस हो रहा है, फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू। सॉल्व करने में कैलकुलेशन लगेगा, और मुझे लगता है मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन आप भी जानते हो, है ना, कर तो डाल इतने सारे क्वेश्चन, सिंप्लेक्स में पूरा कैलकुलेशन करे। ऐसे फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा, वो भी पढ़े आपने, इसके बाद वाली जो मेथड बिग एम, उसमें पूरा कैलकुलेशन करे। तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें तो आप बच नहीं सकते। लेकिन अब मैं पूरा एक एक सॉल्व करके बताऊं तो मैं जरूरी नहीं समझ रहा, मैं बस आपको मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पूरा इसको लिख दे रहा हूँ कितना मिलेगा इसमें, मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। तो ये मिलेगा यहाँ पे 30/7 आएगा, ये आएगा 52/7, ये बन जाएगा 0 0, ये 1 0, ये मिलेगा माइनस में 30/7 256/7, और ये तुम्हारा नहीं गलत वाली टेबल बना दिया है ना, ये टेबल नहीं, 2 बार जाएगी भैया। ठीक है, 25/4 ये मिल रहा है ऊपर, 15/2 ये मिल रहा है 77/2, ये 0 0 तो ठीक है, ये मिलेगा 7/4, 29/4 -15/2, 11/2, 0 1, और चलो ये तो एंटर भी नहीं होना तो कोई बात ही नहीं है इनकी। इस टाइप से कुछ सॉल्व होके बन रहा है ना। और जरा इसके अब तुम वो भी निकाल लो, यहाँ से जो जेड स्टार बनेगा, जेड स्टार बनेगा -15/2 यहाँ पे, तो -15/2 सी बी इंटू एक्स बी होता है जेड स्टार, या जेड जो यहाँ पे लिखते हैं अपन, सी बी इंटू एक्स बी, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा जी निकालो, तो -1 0, ये पूरे पूरे हो जाएंगे तुम्हारे 0। अब इसको देखो, -1 इंटू 7/4, तो -7/4, ये दोनों 0, ये दोनों 0, ऊपर जाकर -0 यानी मिलेगा -7/4। इसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस 15/2, दोनों 0, तो 15/2, फिर ये होगा तुम्हारा 0 0 0, ये 0 मिल जाएगा, और ये भी 0 मिल रहा है, आखिर में 1/4 मिल रहा है, जो भी है, यानी ये भी पॉजिटिव मिल रहा है। अब कौन एंटर करेगा, -7/4, ये निगेटिव बन रहा है, ये करेगा एंटर, और फिर यहां से आप रेशियो निकालोगे, तो 15/2/7/4, पूरा सॉल्व करके आप इनके रेशियो आप निकाल लोगे। ठीक है, मिल जाएगा ये 30/7 मिल जा रहा है, और वही एंटर भी करेगा। ठीक है, कुल मिला के पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, फिर कोई लीव करेगा, फिर कोई एंटर करेगा, आप उसको तो देख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फेज जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको सीधे ना सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूं कि कितना बनेगा, मुझे बिल्कुल नहीं जरूरत लग रही कि ये सब आपको कैलकुलेशन, आपको भी इंटरेस्ट नहीं होगा समझने में, कैलकुलेशन आपको भी बन ही जाता है। तो अगला जो बनेगा ना, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ किस तरीके से बनेगा, कौन एंटर कौन लीव, और टेबल कैसी बन रही है, ताकि आप दूसरे फेज तक भी पहुंच सकें। तो आखिरी में जाके आपको मिलेगा, एंटर करेगा x2,
x2 एंटर कर जाएगा और ये तुम्हारा कितना था यहाँ पे y4 मतलब क्या बनता है s1 बनता है ना, और ये तुम्हारा y1 यानी x1 था। तो x2 की भी 0 है कॉस्ट, और जो वैल्यूज बन रही हैं तो वैल्यूज तुम्हारी क्योंकि टेबल एज इट इज बनती है तो ये 30/7 आ रहा है, ये 52/7, 55/7 है ना, और साथ में ये वैल्यूज बन रही हैं 001, 100, -30/7, 256/7 और ये -6/7। ये 010 -1/7, 2/7, 1/14 और ये 4/7 -29/7 और 3/14। ठीक है, समझ लो जरा। अब ये निकाले आपने, अब निकालोगे आप ZJ इंटू CJ। यहाँ पे जो Z स्टार चल रहा है अब कितना मिल जाएगा, CB इंटू XB। 0 इंटू 30/7 0, ये भी 0 ये भी 0, तो कितना आ गया Z स्टार आपका 0 आ गया। यहाँ पे आप निकालोगे डेल J या ZJ माइनस CJ, तो 0 0 0 1 0 0 हो गया, ये तीनों 0, तो ये भी 0 ऊपर भी 0 0, ये भी तीनों 0 ऊपर भी 0, ये भी 0 ये भी 0, ये मिल जाएगा फिर +1। अब आप देखो पूरे आपको यहाँ पे नॉन नेगेटिव मिल रहे हैं, या तो 0 आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है ना, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे आपका ना पहला फेज खत्म होगा, यानी जो एक नया क्वेश्चन अपन ने खुद बना दिए थे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके उसकी कॉस्ट -1 रख के एक नया क्वेश्चन बन गया था मैक्सिमाइज जेड स्टार बराबर इतना। तो आपको क्या करना है, पहले फेज में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व, यहां तक आप पहुंच गए कि ये पूरे जो आपके डेल्टा जो है पूरे के पूरे आपके नॉन नेगेटिव आ गए। तो ये पूरा पहला फेज यहां पे आके कंप्लीट होता है। अच्छा, अब इसके आगे कैसे बढ़े, तो इसके आगे कैसे बढ़ना है वो चीज दिखती है ये यहां से। आप इस चीज को देखो, पहले देखो इसको कि जेड स्टार कितना मिल रहा है। जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व होने पे अगर क्वेश्चन जेड इक्वल टू होता था तो आखिरी में आपको मैक्सिमाइज जेड या जेड मैक्स करके निकलता था ना, वो वैल्यू यहां से निकलती थी। आप ऐसे पुट करते थे, भले यहां लिखो ना लिखो, CB इंटू एक्स भी होता था वो, तो वहां से आपको वैल्यू निकल जाती थी। तो वैसे यहां से वैल्यू निकल रही है कि जेड स्टार आपको 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस CB इंटू एक्स भी 0 आ गया यहाँ पे। एक बात, दूसरी बात, आपके बेसिस में कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो बेसिस में देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां पे नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, इसके बाद होते हैं 3 केस। पहला केस ये होता है, अगर आपका जो जेड स्टार आ रहा है, ये जो वैल्यू यहां से पूरा सॉल्व होने के बाद आखिरी में अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी जो मैक्सिमाइज जेड है, मैक्सिमाइज जेड स्टार या जेड स्टार मैक्स, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव हो तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, काम वहीं पर खत्म हो गया आपका। ठीक है, यानी दूसरे फेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया तो ये वैल्यू अगर पूरा यहाँ पे रखने पे ना सॉल्व करने पे अगर ये नेगेटिव बनता है, अगर ये नेगेटिव बनता है तो सीधे सीधे आप बोल दोगे कि आप सेकंड फेज में नहीं जाओगे, इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर नेगेटिव आ गया तो। दूसरा तरीका, अगर ये आपका जो आ रहा है ये आ रहा है बराबर 0, ये वैल्यू 0 आ रही है, तब आप देखोगे कि क्या आपका जो ये है क्या बोलते हैं बेसिस, बेसिस में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी है क्या नहीं। ठीक है, तो बेसिस में चेक करोगे कि पहली बात तो ये 0 आए, और दूसरी बात बेसिस पे कोई आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है या नहीं है। अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जेड स्टार इक्वल टू 0 हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू 0 है, वैल्यू आने यहां से देखते हैं अपन, 0 लेवल बोलते हैं उसको, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो हम ये बोलते हैं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका हो सकता है मिलेगा, और आपकी जो प्रोसेस है वो अगले फेज में जाएगी, सेकंड फेज में जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मिल रहा है तो कोई फेज नहीं, काम खत्म यहीं पे। अगर जेड स्टार नेगेटिव आ गया तो काम वहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है और आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर यहाँ पे है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, यहां से जो वैल्यू निकालते हैं अपन, अगर वो भी 0 आ रहा है तो आप सेकंड फेज में जाओगे। अभी इससे ये नहीं बोलते कि आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ये बोलते हैं कि मे बी पॉसिबल कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन आपको सेकंड फेज में चेक करना पड़ेगा। तीसरी मेथड, तीसरा जो केस बनता है उसमें ये होता है कि जेड स्टार आपको 0 मिले और आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में हो ही चुना, जो कि अपना अपना वाला क्वेश्चन बन रहा है, देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं। तो इस केस में ये कंफर्म है कि आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
उसको सॉल्व करने के लिए आपको सेकंड फेज में जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर ये जेड स्टार नेगेटिव मिलता है ना, नेगेटिव मिलता है तो आप अगले फेज में नहीं जाओगे, अगर जीरो मिल रहा है तो अगले फेज में जाना ही है। लेकिन अब आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल है या नहीं है। अगर नहीं है आर्टिफिशियल वेरिएबल तो सॉल्यूशन तो जरूर मिलेगा, कितना मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन मिलेगा जरूर। कुल मिलाकर आपको सेकंड फेज में जाना है। और अगर यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल है और उसकी वैल्यू भी अगर जीरो के बराबर आ रही है तो भी आपको सेकंड फेज में जाना है। ठीक है, अब अपने दिमाग में ये बात जरूर आती है, दो तीन बातें आती हैं। क्या? पहली बात तो अगर जेड स्टार पॉजिटिव मिले तो वैसे तो क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे नहीं, है ना, कि जेड स्टार आपको पॉजिटिव मिले, क्योंकि अगर यहाँ पे ये बन रहे हैं ना तो ये 0 0 0 ही बनेंगे ये। और आपको पता है कि जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट भी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आके वो आपका कुल मिला के चीज नेगेटिव बन ही जाएगी अगर नेगेटिव होने का रहेगा तो या तो जीरो मिलेगा या फिर नेगेटिव मिल जाएगा, नेगेटिव आना केस फेल। और अगर पॉजिटिव आ भी जाता है तो फिर वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से एल्गोरिथम में कुछ ऐसा दिया नहीं है और कोई क्वेश्चन भी मुश्किल ही है कि आपको ऐसे वाले मिले। बट अगर मिलेगा भी तो मुझे यही लगता है कि अगले केस में जाने का ही वो रहेगा कि आप अगले केस में चले जाओ, फेज सेकंड में चले जाओ, फेज सेकंड में फिर से सॉल्व करना भी मेथड को आगे। एक बात। दूसरी बात, अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको यहाँ पे ये जीरो मिल रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी मिल गया और आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू भी जीरो नहीं मिल रही है, अपन बोल रहे हैं अगर जीरो मिल रही है तो अपन ये बोलते हैं कि अगले फेज में जाना है अपन को। लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे मिले, ये भी जीरो है, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है, तो अगर जीरो लेवल पे नहीं है ना वो, तो भी इसके लिए इनने अलग से कुछ ऐसा बोला नहीं है। अलग से कुछ नहीं बोला इनने, अलग से कुछ नहीं बोला इस केस के लिए भी। तो आप यही मान के चलें कि कुल मिला के आपको अगले केस में फिर जाना ही जाना है, दूसरे फेज में जाना ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कोई इसमें मैं देख भी रहा हूँ, एक नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाले में तो वहीं काम खत्म हो जा रहा है, बाकी में सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, नहीं है कोई क्वेश्चन ऐसे, खासकर मेरे पास तो नहीं है। आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जीरो बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि जिसमें वो, तो अब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आए, ये भी जीरो आए, तो ये तो कंडीशन बन रही है अगले केस में जाने वाली। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू जीरो ना हो, क्योंकि आप जो केस बोल रहे हो, तीन केस में ये बोल रहे हो, पहला केस जबकि नेगेटिव मिल जाए तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अगले फेज में नहीं जाना है। दूसरा केस, अगर जेड स्टार जीरो मिल रहा है और आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है बेसिस में, A1 A2 एक्सेट्रा है, और इनकी वैल्यू भी जीरो है, वैल्यू मतलब यहां से देखनी वैल्यू, इनकी वैल्यू भी जीरो है, तो आप फेज सेकंड में चले जाओगे, फेज सेकंड में आपको जाना है। अब सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो फेज सेकंड में पता चलेगा, यानी सॉल्व होकर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आपको सेकंड में पता चलेगा। तीसरा केस, मैक्सिमाइज जेड स्टार, ये जीरो आ रहा है और आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां पे नहीं है, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं जो भी आपको यहां पे दिख रहा है, तो भी आपको थ्रू द फेज सेकंड, फेज सेकंड में आपको जाना है और आपका एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा इस केस में, यानी आंसर मिलेगा। यहाँ पे मे बी वाली कंडीशन होती है कि आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फेज सेकंड में तो जाना ही है इन दोनों उसमें, नेगेटिव में फेज सेकंड में नहीं जाते। ठीक है, इतने ही केस बनेंगे आपके क्वेश्चन में जब देखो ना उसमें भी। तो सब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ मेरा, देखो इसमें जेड स्टार आपको जीरो आ रहा है और देखो यहाँ बेसिस में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 कुछ नहीं है, यानी मुझे अब सेकंड फेज में जाना है। इतना समझ में आया है? इतने में कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं आ रही तो बताओ पहले, क्योंकि जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं इस चीज को। संपदा क्लियर है इतना? यस सर। ओके, हेमा? यस सर, क्लियर है। अफसान? चलो ठीक है, तो अब आप लोग अगर देख रहे हो तो यहां तक अपन पहुंच गए है ना। अब इसके बाद क्या होगा, फेज सेकंड, फेज सेकंड इतना अपन माहौल बना रहे हैं, है क्या फेज सेकंड? कुछ नहीं है, अपन को जो क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन तो ये था मैक्सिमाइज जेड बराबर 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x, इतना दिया था। अब फेज फर्स्ट में मैंने जबरदस्ती एक नया क्वेश्चन बना दिया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके उसकी कॉस्ट दिया था -1 और बाकी सबकी कॉस्ट 0 बना दिया, तो नया क्वेश्चन बन गया था मैक्सिमाइज जेड स्टार बराबर -a1 बन गया था। अब भैया क्वेश्चन ये था तो नहीं, आपने बनाए थे, तो अब जब फेज सेकंड में जा रहे हो तो फिर पुराने उसमें आओ आप आपके वापस, यानी जो क्वेश्चन था वही। ठीक है, तो फेज सेकंड में क्या होगा, फेज सेकंड में ये होगा कि जितने भी आपके वेरिएबल थे सबकी आप ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न कर दो।
यानी यही 5x1 4x2 3x3 सब कुछ वही। और जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल था जिसकी कॉस्ट आपने अभी कितनी दिए थे -1 दिए थे ना, और उसको -1 देके बाकियों को 0 बनाए थे ना, तब वो बदला लेंगे। अब अगले केस में फेज सेकंड में आर्टिफिशियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगी आपके गिवन जो दिए हुए थे आपके ओरिजिनल वेक्टर्स या ओरिजिनल जो वेरिएबल्स थे उनकी कॉस्ट एज इट इज रहेगी। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन यही जो बन रहा है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 फिर 0s1 0s2 स्लैक सरप्लस, इनकी तो 0 होती कॉस्ट। और जो आपने एक और वेरिएबल आर्टिफिशियल बताए थे ना, पिछले बार इसकी कॉस्ट -1 लिए थे, अब फेज सेकंड में इसकी कॉस्ट कितनी लोगे, 0 लोगे, 0a1। बात समझ में आ रही है? हालांकि इसको नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है, लेकिन तो भी इसको लिखोगे आप और 0a1 करके लोगे। क्लियर इतना? तो हम क्या करते हैं, अब फेज सेकंड में जब जाते हैं तो फेज सेकंड में बाकी सभी वेरिएबल्स की ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न कर दोगे, और उसके साथ साथ में जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसकी कॉस्ट कितनी कर दोगे, 0 कर दोगे। तो क्या होगा, ये जो आखिरी टेबल बनी थी ना, ये टेबल एज इट इज रहेगी, बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा आपके कॉस्ट का, और कॉस्ट के अंतर होने से कई चीजों में अंतर आएगा। तो ये सब पुरानी कॉस्ट आप बनाओगे तो फिर से टेबल बनती है नई वाली। ये तो अलग साइड ही हेडिंग लगती है, पूरा लिखते हैं अपन कि देखो मैक्सिमाइज जेड स्टार बराबर 0 आ रहा है, बेसिस में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, देन वी कंटिन्यू टू फेज सेकंड। अब हम फेज सेकंड में जाते हैं, फिर फेज सेकंड साइड हेडिंग मिलेगा, फिर उसमें आप लिखोगे ये लास्ट टाइम जो टेबल मिली थी, ये टेबल इस तरीके से, वो अपने आप पूरा लिखने का तरीका आपको मैं सेंड करूंगा, उसमें आप देख लेना। अब आप पहुंच गए। अब अंतर क्या हो गया, अब आप ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न कर रहे हो। अब ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न कर रहे हो तो x1 की कॉस्ट कितनी है 5, x3 कॉस्ट कितनी है -4, x3 कॉस्ट कितनी है 3, बाकी सब 0। अच्छा, तो यहां पे भी तो बनेगा, x2 की कॉस्ट कितनी है -4, इसकी 0 है, और इसकी कितनी है x1 की कॉस्ट कितनी है 5। तो भैया तुम्हारा यहाँ पे जो z होता था मैक्सिमाइज z, जो पीछे z स्टार हो रहा था, तो अब तो z हो जाएगा, तो वो भी चेंज होगा। एक बात, दूसरी बात, अभी जो डेल्टा जे मिल रहे थे या जेड जे इंटू सी जे, पहले तो वो आप 0 0 0 के लिए निकाल रहे थे या जो भी थे यहाँ पे, तब वो आया था। अब जब ओरिजिनल कॉस्ट आपने रख दी रिटर्न, तो अब ये भी अलग अलग आएंगे ना पिछली बार की तुलना में। कितना बनेगा देखो जरा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 5, तो 5 माइनस 5, तो ये हो गया 0, फिर -4 0 0 0 -4 + 4, ये भी हो गया आपका 0, फिर माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो 40 और 120/7, फिर 0, ये मिलेगा आपको 120/7, और ये माइनस में मिलेगा 30/7, है ना, 75 30, तो 120 और 30 गए तो 90/7 में प्लस में आएगा, ये भी 90/7, ऊपर भी आपका कितना, चलो माइनस हो भी रहा है कुछ थी भी, तो भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, ये पॉजिटिव मिल रहा है, 69/7 आ रहा है, ये भी 69/7 सॉल्व करके आप देख लेना। ये आपका 0 0 0 0, फिर ये भी -4, तो प्लस में मिलेगा 4/7, ये 0 हो गया, ये 5/14 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, जो भी है पॉजिटिव है ये भी, और आखिरी में भी माइनस में -16/7, फिर ये 0, और 5 दिए 15/14, तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव मिल रहा है, 13/14 आ रहा है। ठीक है, तो देखो आप ये पूरे के पूरे क्या मिल रहे हैं आपको, पॉजिटिव आ गए, पूरे पॉजिटिव आ गए। तो कहने का मतलब क्या है, जो फेज सेकंड में अपन जब मतलब आगे जाते हैं, तो आप ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न कर दो, ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। अब ये अपने आप में नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है, आर्टिफिशियल की कॉस्ट 0 रहेगी, और ये अपने आप एक नया क्वेश्चन बन गया जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट है उनकी। तो अब आप फिर से सॉल्व करो पूरा ये टेबल को। अब देखो यहाँ पे तो पूरे के पूरे पॉजिटिव आ गए, पूरे पॉजिटिव आ गए ना, काम आपका यहीं पे खत्म हो गया, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया ना। लेकिन सपोज ये माइनस में जाता, नेगेटिव हो जाता, तो फिर से प्रोसेस पूरा सॉल्व करो, ये करेगा एंटर, फिर कोई लीव करेगा, फिर लीडिंग एलिमेंट 1 बनाओ, वो करो, यानी पूरा कार्यक्रम फिर से चलता है। हालांकि इतने बड़े नहीं होते, जैसे पहला वाला पार्ट आपका फेज फर्स्ट जो है, सपोज 3 टेबल बनी, उसमें 3 इटरेशन में सॉल्व हुआ वो। अब सेकंड फेज जो चलेगा, तो कई बार ऐसा भी होता है, वाला क्वेश्चन हो रहा है कि यहीं पे सीधे सीधे आंसर ही आ जा रहा है, आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा है ना, ये सीधे सीधे पॉजिटिव मिल गए, पूरे के पूरे पूरे पॉजिटिव मिल गए, तो आपका आंसर यही आ गया। आंसर भी क्या मिलेगा, आंसर आप यहां से देखते हो, ये x1 = आ गया 55/7, x2 आ गया आपका 30/7, ये आंसर ही आ गया आपका। x3 की आपको जरूरत नहीं पड़ रही, x3 यानी 0 ले लेगा वो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है जैसे ये इसमें हुआ कि फेज सेकंड में आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, बस आपने टेबल बनाए,
टेबल में आपने देखिए इतना तो निकालना पड़ेगा, ये सब तो निकालना पड़ेगा। अगर ये सबके सब पॉजिटिव आ गया ना, यही आपका फाइनल आंसर आ गया, यहां से आप वैल्यूज निकाल लो आपकी जो जो चीजें आ रही हैं। अगर नेगेटिव हो जाता तो, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता तो भैया जो आपकी प्रोसेस होती है ना, जो आपकी मेथड होती है, वही मेथड आप कंटिन्यू करो। मतलब ये नेगेटिव आ गया, ये एंटर करेगा, फिर रेशो, फिर एक बाहर निकलेगा, फिर अगली बार जाओ, नई टेबल बनेगी, 1 ऊपर नीचे 0 0, वही प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक नीचे के पीरियड 0 नहीं आ जाते। तो कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा भी आपको आगे जाके, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 टेबल बनेंगी बस, एक जो बनी बनाई ये वाली, और एक स्टेप बाद अपने आप आंसर आ जाएगा, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आखिर में जो आंसर आ जाएगा वही आपको फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है मेथड? ये अच्छी मेथड है, ये इतनी कोई ऐसी कठिन मेथड नहीं है। आप ऑलरेडी पीछे के क्वेश्चन कर चुके रहोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा, समझ में जाएगा मतलब। तो फेज फर्स्ट में क्वेश्चन ही नया हो जा रहा है, मैक्सिमाइज जेड स्टार इक्वल टू -a1 ये क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन के लिए आप पूरा सॉल्व करें। जब पूरा सॉल्व हो गया, आखिरी में आकर देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो जेड स्टार अगर आपका 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो वही पहचान होती है कि 0 आ रहा है ना, अगले स्टेप में जाना है आपको। अगर नेगेटिव आ रहा है, वो तो कहने की बात है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो मैं सॉल्व करने पड़ेगा ना आपको। तो ये देखना कि फेज सेकंड में जाना है कि नहीं जाना। तो अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो वैसे काम खत्म हो गया, आपको फेज सेकंड में जाने चाहिए, कोई आंसर होगा ही नहीं इसका। अगर यहाँ पे जेड स्टार आपका 0 आ रहा है फेज फर्स्ट में, अगर 0 आ रहा है तो आपको सेकंड केस में जाना ही चाहिए। अब वो निकालने की बात अलग है कि आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो हो सकता है आंसर मिले या ना मिले, कोई कंडीशन कंफर्म नहीं होती, आपको फेज सेकंड से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आया है बेसिस में, तो इसका बात कंफर्म है कि आंसर जरूर मिलेगा, एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आंसर निकालने के लिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है फेज सेकंड में आपको जाना है। अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड स्टार बराबर 0 मिल रहा है तो, नेगेटिव मिल रहा है तो नहीं होगा कुछ। और ग्रेटर देन 0 वाला ऐसा कुछ है नहीं। अधिकतर क्वेश्चन जितने भी हैं बराबर 0 करके काम खत्म हो जाता है, यानी बराबर 0 मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अब फेज सेकंड में जब पहुंच गए तो उसमें क्या करना है, फेज सेकंड में जाके सबकी ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न करना है, एक बात। दूसरी बात, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट कितनी देना है, 0 देना है। अब जब ओरिजिनल कॉस्ट आपने दे दी तो नई टेबल बन जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट के साथ में। तब ओरिजिनल कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग आपको ZJ माइनस CJ भी नए मिलेंगे, पूरे के पूरे पूरे नए मिलेंगे। ये निकालना पड़ेगा फिर से, CB इंटू एक्स भी माइनस करके जो निकालते हैं, तो फिर से निकालो। अब यहां पे आके 2 कंडीशन बन सकती हैं। अगर वहीं पे कंप्लीट हो गया तो वहीं से आंसर मिल जाएगा। अगर यहां कन्वर्ट कंप्लीट नहीं हो रहा तो कोई ना कोई एंटर करके ना फिर से पूरी प्रोसेस, सिंप्लेक्स टेबल वाली जो प्रोसेस होती है, फिर से पूरी प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे, वहां से आपको 2 बार में कम से कम आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये होती भैया आपकी 2 फेज मेथड। इसका PDF आपको आज सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में भी आ जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपने ऑलरेडी दोनों मेथड पढ़ चुके हो, सिंप्लेक्स और बिग एम, है ना, वो पढ़ चुके हैं। तो अब इसको जब पढ़ोगे ना, आप पढ़ना एक बार, पढ़ के समझ में जाएगा। मैंने समझा भी दिया हूँ आपको। आप सॉल्व तो भी करना ही चाहिए, सॉल्व करने में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो जैसे करते हो वैसे करना ही करना है सॉल्व। बस ये समझना है कि क्या अंतर आ रहा है इस मेथड में और बाकी की मेथड में, क्या चेंजेस हो रहा है। चेंजेस यही हो रहा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर है लेकिन कॉस्ट -m ना होकर -1 है, लेकिन बाकी सबको 0 कर देते हैं। तो पहला फेज आर्टिफिशियल के लिए सॉल्व होता है पूरा का पूरा। सेकंड फेज में आके ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न करो, आर्टिफिशियल की कॉस्ट 0 कर दो। और कई बार तो कुछ राइटर्स वो आर्टिफिशियल वाली लाइन को लिखते ही नहीं, ये इसको लिखते ही नहीं है, ये लिखते ही नहीं है इसको, बोले इसका काम खत्म हो गया। फिर इन्हीं के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब ये फिर से एंटर और बाहर वाला काम इसका होगा नहीं। अपन तो भी लिख दो, क्या करना है, कहीं रो तो लगनी है बस। ठीक है, तो मुझे तो समझ में आ गया होगा। मैं इसको PDF सेंड करूंगा, आप देख लेना। कल एक आध क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा अच्छे से, आप भी देख लीजिएगा, आप भी करके देख लेना। समझ में जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो कल देख लेंगे, एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहा है? तीनों में से कौन सी होती है सबसे ज्यादा? IMP यस। तीनों में सबसे ज्यादा IMP जो होती है, तो ये 2 फेज भी आ जाती है और बिग एम भी आ जाती है। इन दोनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, 2 फेज और बिग एम से। सिंप्लेक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बिग एम और, लेकिन आपको पता है सिंप्लेक्स मेथड जो है, तो बाकी सब तो सिंप्लेक्स से सॉल्व हो रहा है, तो सिंप्लेक्स तो आपको देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं पेपर में, तो पेपर में आते हैं बिग एम का भी दे देता है या इसका भी दे देता है। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप तो तीनों तैयार करना, और पेपर में आपको पक्के में क्वेश्चन जो एक आएगा वो बिग एम या 2 फेज में से आएगा और करके। तो दोनों में से मेरे हिसाब से तो बिग एम भी अच्छी है, लेकिन बिग एम में कैलकुलेशन ना
वो एम एम करके कैलकुलेशन बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि एम में आता है वहां माइनस एम एम करके, तो वहां कैलकुलेशन दिक्कत जाती है बिग एम में। टू फेज अच्छी मेथड है, टू फेज आप कर सकते हो, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है क्या आता है। हेलो सर। चलिए पीडीएफ सेंड कर दूंगा, फिर कल मिलते हैं अपन।